हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी किए हैं और जो क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं उनकी वीडियोज मेरे चैनल पे है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको पढ़ते हैं। इसमें कई सारे पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके पार्ट है पूरे, ये देखिए यहाँ पे। सॉरी, कहाँ गया? इसके पूरे 5 पार्ट हैं। 6 पार्ट है इसके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और जो फर्स्ट पार्ट है वो उधर है। ठीक है, तो इसके 6 पार्ट है और हम लोग क्या करेंगे कि इन 6 पार्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो पार्ट नंबर 1 है इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लगाते हैं। इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा और उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर, माना संख्या, क्योंकि संख्या रहेगी तभी तो उसका अंतर निकालेंगे हम लोग। माना संख्या बराबर हमारी x और y है। ठीक है, दो संख्याएं थी, एक x है और एक y है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हम लोग सवाल को कर रहे हैं। जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार ही इन्होंने कहा है कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। ठीक है, हमने दोनों का अंतर निकाल लिया 26। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। दूसरी कंडीशन हमें दी गई है यहाँ पर कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, मान लिया x है 3 गुना, तो x बराबर कितना हो गया, 3y। फिर वही बात, आप लोग सोचेंगे कि जब x 3 गुना है तो y में क्यों 3 की गुणा की गई। मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि जो ये अगर 3 गुना है तो इक्वल करने के लिए हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी है ताकि ये दोनों इक्वल हो पाए। अब ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरण हमारी बन गई है और हमें यहाँ पहले से ही x की वैल्यू आराम से निकली हुई मिल गई है। x बराबर कितना है, 3y। तो हम सीधे क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि x का मान, या फिर समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। लैंग्वेज कोई रटी हुई नहीं होती है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हाँ लैंग्वेज आ गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लैंग्वेज कोई रटी हुई नहीं है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से मान जो है x का हम समीकरण 1 में रखते हैं, या हम समीकरण 1 से लिख रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, मैं यहाँ पे समीकरण 1 लिख नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत नजदीक ही है, ये रही, इतना तो चलता है, समझ जाएंगे। तो x के बदले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, 3y माइनस के y बराबर कितना हो गया, 26। तो 3y में से एक y गया, कितना बचा, 2y बराबर 26। और y बराबर कितना हो गया, 26 बटे हमारा कितना है, 2 है यहाँ पर। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 13। ये तो हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम कहाँ करेंगे, समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक है ना, समीकरण 2 हमारी क्या है, x बराबर 3y है। तो हम x बराबर कितना रखेंगे, 3 गुणे y का मान हमारा 13 आया था। तो x बराबर 13 तिये 39। ठीक है, x और y का दोनों का मान आ गया। आप लोग लिख सकते हैं कि दोनों संख्याएं 39 व 13 हैं। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पे। अतः दोनों संख्याएं, अतः दोनों संख्याएं 39 व 13 है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या लिखा है कि दो समपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया है कि जो दो समपूरक कोण है उनमें जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। सबसे पहले तो समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होते हैं, देखिए आप लोगों ने 8th क्लास में या 7th क्लास में इस तरीके से पढ़ा भी होगा, समपूरक कोण और कोटिपूरक कोण। अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। समपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, और कोटिपूरक कोण वो होते हैं जिनका जो योग होता है वो 90 डिग्री। जैसे कि दो कोण दिए हैं, एक दिया है आपको 70 डिग्री, ठीक है ना,
और दूसरा कोण अगर ये पूछे आपसे कि इसका समपूरक कोण क्या है, ठीक है ना, तो इसका समपूरक कोण 110 है, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 180 बनता है। ठीक, इस तरीके से होता है, मतलब कि दोनों का जो टोटल है वो 180 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दो समपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी जो कंडीशन है ना, इसी का हम लोग यूज करेंगे अपने सवाल में। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड का लिखते हैं, माना संपूरक कोण बराबर। ठीक है, माना संपूरक, संपूरक जो कोण हमारे हैं वो हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स डिग्री और वाई डिग्री। ठीक है ना, दो कोण तो मानेंगे, तो एक हमारा हो गया एक्स डिग्री और एक कोण हो गया हमारा वाई डिग्री। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो एक कोण है वो दूसरे से 18 डिग्री अधिक है। ये लिखा है यहाँ पे कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है ना, तो पहले हम इस कंडीशन से एक इक्वेशन बना लेते हैं जो हमें दी गई है। तो क्या लिखेंगे हम कि बड़ा कोण जो है उससे x बराबर हो गया y प्लस 18। ठीक है ना, कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब जो मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताई थी, अब हम इसका यूज करेंगे कि दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः क्या कि x और प्लस y जो हमारे हैं इनका योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। इससे पहले जो हमने सवाल लगाया था उसमें भी सेम एक कंडीशन हो गई थी कि हमें x का मान निकला हुआ मिल गया था और हमने समीकरण 2 में इसमें समीकरण 2 से मिला था हमें पहले सवाल में, और हमने उसको समीकरण 1 में रख लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमें समीकरण 1 से x का पूरा मान निकला हुआ मिल रहा है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लिख लीजिए समीकरण 2 में रखने पर। एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा वहां पे, तभी टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे x है, इस x के बदले हम क्या लिखेंगे, y प्लस के 18। इस x के बदले हमने लिख लिया अपना y प्लस के 18 और प्लस के y, ये y पहले से ही था, बराबर कितना हो गया, 180। उसके बाद क्या होगा, y और y कितने हो गए, 2y प्लस 18 बराबर 180। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 18 है इसको राइट साइड में भेज देंगे और 180 में से घटा देंगे। तो 2y बराबर कितना हो गया, 180 माइनस के 18। और जब हम 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 162 बच गया। ठीक है ना, सॉरी 162 बच गया हमारा। अब हमारा y का मान क्या आएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 162 बटे 2। 2 से भाग कर देंगे 162 को, 2 बटे 16 और 2 एकम 2। y का मान हमारा आ गया 81, मतलब कि जो एक कोण है वो हमारा 81 डिग्री का है। अब हमें क्या करना है, इसका दूसरा कोण निकालना है, और दूसरा कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो y का मान है, ये वाला मान, इसे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये रही हमारी समीकरण नंबर 1, इसमें रख लेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो हमारी समीकरण 1 क्या थी, मैं इसको लिख दे रही हूँ फिर से, x बराबर y प्लस 18 थी। ठीक है ना, अब यहाँ पे x बराबर y का मान हमारा कितना आया था, y का मान हमारा 81 आया था, यहाँ पे 81 और प्लस के 18, ये मैंने रख दिया। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो x बराबर कितना हो गया, 8 और 1 9, और 1 और 8 9, तो x बराबर हो गया हमारा 99 और y बराबर 81। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः क्या हो जाएगा, अतः जो हमारे कोण है, अतः दोनों संपूरक कोण बराबर, दोनों संपूरक जो कोण है हमारे, कोण बराबर क्या हो जाएंगे, 99 डिग्री और 81 डिग्री। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया, इसका जो पार्ट नंबर 2 था उसका भी आंसर आ गया।
अब हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं इसका जो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपए में। ठीक है ना, 7 गेंद और 6 जो सॉरी 7 बल्ले और 6 गेंद है उन्हें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी 1750 रुपए में। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। तो लिख लेते हैं इसे, पार्ट है इसका 3rd नंबर, ये इसका 3rd पार्ट है। तो लिख लिया हमने कि ये पार्ट 3rd है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि इसने कहा है कि हम सबसे पहले एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य लिख लेते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं। क्योंकि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य इतना है, 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य इतना है, तो पहले हम एक का मूल्य मानेंगे कितना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य, मान लिया हमने कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो हमारा, एक बल्ले का जो मूल्य है वो हम x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं कि जो एक गेंद है, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना हो गया, y रुपए। ठीक है ना, तो प्रश्न में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में, प्रश्न से हम ये लिख लेते हैं, प्रश्न से, मैं दिखा दे रही हूँ फिर से एक बार। प्रश्न में कहा गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए की है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए की है। तो प्रश्न से क्या है कि 7 बल्ले और प्लस 6 गेंद, 7 बल्ले प्लस 6 गेंद बराबर कितने की है, 3800 रुपए की। एक बल्ले को हमने कितना माना है, x रुपए, और 6 गेंद को हमने माना है y रुपए। तो अगर देखिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि मान लिया एक बल्ले का मूल्य है आपका 50 रुपए। ठीक है, और आप कितने ले रहे हैं, 7 बल्ले, तो कितने हो गए, 350 रुपए। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे करना है, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का कितना होगा, 7x रुपए। अगर एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y रुपए, और बराबर कितना हो गया, 3800। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, जिसमें है कि 3 बल्ले और प्लस 5 गेंद का मूल्य कितना है, 1750 रुपए। ठीक है, और एक बल्ले का मूल्य तो हमने x माना है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x, एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंद का मूल्य 5y, और ये हो गया 1750। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, अब हम इसको सोल्व करना है। दोनों समीकरणों में से देखते हैं कि जिसमें भी हमारा जो ये है गुणांक है x और y के, वो छोटे होंगे, हम उससे ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसी से निकाल ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है ना, 3x बराबर 1750 माइनस के 5y, इस तरह के बहुत सवाल लगा चुके हैं आप लोग, तो आई होप कि थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। 1750 माइनस के 5y बटे कितना हो गया, 3। ये हमारा जो है x का मान आ गया, इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और इस मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पे लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने तो ये जो मान है उसको समीकरण 2 से निकाला है। ठीक है ना, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, 7x प्लस के 6y बराबर 3800। अब 7 तो ऐसे ही रहेगा, और हम x के बदले क्या रखेंगे, 1750 माइनस के 5y, 1750 माइनस के 5y और बटे कितना था, 3 था, प्लस के 6y पहले से ही हमारा इस इक्वेशन में था, बराबर 3800 हमारा ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना, जो ये 7 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे हमारा बनेगा 2, उसके बाद फिर एक और 2 और 1। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया इसकी मल्टीप्लाई। यहाँ पे करेंगे 7 पंजे 35 y, और बटे कितना आ गया, 3, प्लस के 6y बराबर 3800। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसके बटे में 1 मानकर एलसीएम भी लेना है 3 को। 3 जब हम एलसीएम लेंगे तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, और 35y भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 तिया 18y बराबर 3800। ठीक है ना, इतना हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो चुका है। चलिए अब आगे लगाते हैं इसको।
हमारी इक्वेशन बन गई थी। मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ इक्वेशन को जो हमारी बनी थी। ये हो गई, ये 1 2 2 5 0 माइनस के 35y प्लस के 18y और बटे में 3 बराबर 3800। ठीक है ना, ये बन गई। हम इस 3 को यहाँ सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं और इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। तो घटाने पर आ जाएगा यहाँ हमारा 17y और बराबर 3800 की गुणा कर देते हैं 3 में। ठीक है ना, तो गुणा करने के बाद एक लाइन और लिख लेते हैं ऐसे ही, माइनस के 17y बराबर गुणा करने पे हमारा आ जाएगा 11400। ठीक है ना, ये हमारा गुणा करने पे आया। अब माइनस के 17y यही रहेगा और इसको हम जो है राइट साइड में भेजकर घटा देंगे। माइनस के 17y ऐसे ही रहेगा फिलहाल तो, और इनको जो है हम आपस में घटा लेते हैं। घटाने पर आ जाएगा हमारा माइनस के 850। ठीक है, माइनस से माइनस हमारा कट गया। y बराबर हमारा कितना हो गया, 850 बटे 17। 17 से कितनी बार कटेगा, 17 पंजे 85, यहाँ पे 50। y बराबर कितना आ गया हमारा 50। ठीक है ना, y का मान हमारा 50 आ गया। तो हम क्या करेंगे कि y का मान जो है, जो हमारी समीकरण नंबर 3 थी ये रही, यहाँ पे रख लेंगे। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर मैं एक बार समीकरण 3 जो है उसको यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ कि x बराबर है, x बराबर 1750 माइनस के 5y, 1750 माइनस के 5y और बटे 3। ये हमारी समीकरण नंबर 3 है। इसमें हम y का मान रखेंगे, x बराबर 1750 माइनस के 5 गुणे y का मान कितना है 50 और बटे 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 और इसकी हो गया 250 और बटे 3। ठीक है ना, अब हम इसको घटा लेते हैं आपस में। कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 0,051 ये आ गया और बटे में 3। ठीक है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा इसमें 500। x बराबर हमारा कितना आ गया, 500। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था कि बल्ले का मूल्य। अतः लिख देंगे हम यहाँ पे बल्ले का मूल्य, बल्ले का जो मूल्य है हमारा बराबर x बराबर कितना आया था 500। ठीक है ना, 500 रुपए। और जो गेंद है, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य कितना, गेंद का मूल्य हमारा y था और y बराबर कितना आया है 50 रुपए। ठीक है, तो ये जो हमारा है इसका पार्ट थर्ड ये भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट पार्ट में है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी को सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये हमें बताना है। और अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा समझा देती हूँ। मान लिया आपने कहीं जगह जाने के लिए टैक्सी बुलाई है। जैसे ही आपने टैक्सी बुलाई है तो वो कहता है कि मुझे 5 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, मुझे 5 रुपए बस यहाँ से चलने के लिए, आपको बैठाने के लिए बस चाहिए ही। उसके बाद आप प्रति किलोमीटर जितना जाएंगे मुझे उतने रुपए भी चाहिए। तो मतलब अगर वो 5 रुपए तो देने ही देने हैं उस टैक्सी वाले को, अगर आपने उसको बुला लिया है अपने लिए। ठीक है, उसके बाद आप पर किलोमीटर जा रहे हैं, मान लिया आप 3 किलोमीटर गए और वो पर किलोमीटर का भी आपसे 3 रुपया लेता है 1 किलोमीटर जाने का। तो कुल कितना हो गया, 5 और 3 तिया 9, कितना हो गया 14 रुपए। ठीक है, तो आपको उसको 14 रुपए देने होंगे। तो ठीक इसी तरह है कि उसका ये वाला किराया तो फिक्स है। अगर आपने एक बार उसको बुलाया तो आप उसकी ऑटो में बैठे तो आपको इतने रुपए तो फिक्स हैं, देने ही देने हैं। उसके बाद आप पर किलोमीटर जितना जाएंगे आपको उसके हिसाब से और भी पैसे देने हैं। ठीक है ना, ये सारे टोटल पैसे जो है ऐड करके देने हैं। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये इसका है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर है 4। यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना जो उसका नियत भाड़ा है, माना जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा बराबर x रुपए है, बराबर कितना हो गया x रुपए। ठीक है ना, ये तो वो लेगा ही हर हाल में। अगर आप उसकी ऑटो में बैठे हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएंगे तब भी वो इतना लेगा, आप 10 किलोमीटर जाएंगे तब भी इतना तो लेगा ही।
ठीक है ना। बाकी तो जितना किलोमीटर आप जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग आपसे पैसे लेगा और एक्स्ट्रा, ये तो लेने ही लेने हैं उसे। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग लिख देते हैं, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाई रुपए है, ठीक है ना। ये हमने दोनों मान लिया। अब क्या कह रहा है वो कि एक्स के प्रश्न से हम लोग लिख लेते हैं, पहले प्रश्न से आपको एक्स रुपए तो देने ही देने हैं, ठीक ना। एक्स रुपए आपको देने ही देने हैं, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से देने हैं पैसे। तो एक किलोमीटर का हमने कितना माना है यहाँ पर, प्रति किलोमीटर का वाई रुपए है, मतलब अगर 1 किलोमीटर गए तो वाई रुपए देने हैं। तो आप कितने किलोमीटर गए पहली बार में, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर का वाई रुपए, तो 10 किलोमीटर का कितने रुपए, 10 वाई रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ आपको 10 वाई रुपए देने हैं, और कुल मिला के उसने कहा है कि 105 रुपए देने हैं यहाँ पर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में कहता है कि एक्स रुपए तो देने ही देने हैं, और आगे गए हैं 15 किलोमीटर, ठीक है ना। मैं देख लेती हूँ बुक में, हाँ 15 किलोमीटर है, आगे गए हैं। और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा वाई है, तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया, 15 वाई, और ये हो गए टोटल 155 रुपए। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम मान निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन से आप निकाल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे समीकरण 2 से निकाल ले रही हूँ। एक्स बराबर कितना हो गया, 155 माइनस के 15 वाई, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर अपनी 3 मान लेते हैं, और इस एक्स के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। इस जो हमारी वैल्यू आई है 3 की, इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी ये है, x प्लस 10 वाई बराबर 105 है। x के बदले हम ये पूरा लिखेंगे, 155 माइनस के 15 वाई प्लस के 10 वाई और बराबर 105, ठीक है ना। हाँ, एक्स वाई प्लस 10 वाई बराबर 105, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को तो घटा लेंगे आपस में, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। यहाँ हो गया माइनस के 5 वाई और 105, ये इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर तो माइनस के 5 वाई बचा, यहाँ घटाने पे कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, सॉरी उल्टा घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 15 में से 10 गए 5, ठीक है। और सॉरी 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 0 बचेगा, और 15 में 10 के 5 यहाँ पे ऐसे बचेगा। माइनस के बचे, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, माइनस से माइनस हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। y बराबर कितना हो जाएगा, 50/5, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आया 10, मतलब कि जो y बराबर है वो 10 आ गया। मतलब कि प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो 10 रुपए है। अब जो फिक्स किराया है उसको निकाल लेते हैं कितना है। तो हम y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण अपनी 3 में। यहाँ पे लिख देती हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में एक बार फिर से लिख दे रही हूँ, x बराबर 155 माइनस के 15 वाई, तो x बराबर 155 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के 15 गुणा y के बदले क्या लिखेंगे, y का मान कितना है 10, बराबर 155 माइनस के 15 धाम 150, x बराबर कितना आ गया, 5 रुपए, और ये भी 10 रुपए। इसका मतलब मेरा अनुमान बिल्कुल सही था कि वो नियत भाड़ा जो है 5 रुपए ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना है, 10 रुपए, ठीक है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 4 पार्ट तक ये सॉल्व हो गया है, 3rd क्वेश्चन था इसका। अब जो इसके आगे की पार्ट है वो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे आपको आगे भी फायदा मिलता रहेगा, और इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी।